नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एएनएम वैकेंसी 2025 की स्पेशल एमसीक्यू क्लासेस में। इस सीरीज़ में हम रोज़ाना शाम 7 बजे सिलेबस के एक एक सब्जेक्ट से सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एएनएम के सिलेबस में कुल 6 मेजर सब्जेक्ट है: मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इन सब्जेक्ट के अंदर करीब 25 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम रोज़ एक एक करके डिटेल में समझने और पढ़ने वाले हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिडवाइफरी सब्जेक्ट। मिडवाइफरी के अंदर सबसे पहला सब टॉपिक है रिससिटेशन ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न, मतलब ऐसे नवजात शिशु को दोबारा जीवित करने की प्रक्रिया जो जन्म के समय सांस नहीं ले पा रहा हो या जिसकी जान को खतरा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन न्यूनेटल रिससिटेशन, यानी नवजात पुनर्जीवन में पहली प्राथमिकता क्या होती है? चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे क्लियरिंग, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकेशन? इसका आंसर बी हो जाएगा, एयरवे क्लीनिंग। इसमें सबसे पहला कदम होता है एयरवे को क्लियर करना। अगर बच्चे की सांस की नली ब्लॉक है तो ऑक्सीजन देना या चेस्ट कंप्रेशन किसी काम का नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले म्यूकस या फ्लूइड हटाकर एयरवे साफ किया जाता है ताकि बच्चा आसानी से सांस ले सके। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द गोल्डन मिनट, यानी गोल्डन मिनट से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है जन्म के बाद पहले 10 सेकेंड, जन्म के बाद पहले 30 सेकेंड, जन्म के बाद पहला 1 मिनट या जन्म के बाद पहले 5 मिनट। इसका आंसर सी हो जाएगा, द फर्स्ट 60 सेकेंड आफ्टर बर्थ। यानी नियोनेटल रिससिटेशन में गोल्डन मिनट का मतलब ये है कि जन्म के बाद का पहला जो 1 मिनट है, इसी 1 मिनट के अंदर यह तय करना जरूरी होता है कि बच्चा खुद से सांस ले रहा है या उसे रिससिटेशन की ज़रूरत है। अगर इस गोल्डन मिनट में सही कदम उठाया जाए तो नवजात की जान बचाई जा सकती है। इसलिए सही उत्तर है पहला 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। यहाँ पे नियोनेटल रिससिटेशन का मतलब समझते हैं कि ऐसे नवजात शिशु को जीवनदान देना या रिवाइव करना जो जन्म के समय खुद से सांस नहीं ले पा रहा हो या जिसकी हालत गंभीर हो, यानी उसकी ब्रीथिंग और हार्ट रेट को सपोर्ट करके उसे जीवित रखना। थर्ड है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर क्लियरेंस, एयरवे साफ करने का सही क्रम क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी एयरवे को साफ करने का सही तरीका है सबसे पहले सिर को पीछे झुकाएं, यानी हेड टिल्ट, फिर चिन लिफ्ट करके एयरवे खोलें, उसके बाद मुंह साफ करें और फिर ज़रूरत पड़ने पर सक्शन लगाएं। फोर्थ है हमारा, सक्शन शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी सेकेंड्स, यानी सक्शन कितने सेकेंड से अधिक नहीं करना चाहिए? पहला है 5 से 10 सेकेंड, दूसरा है 10 से 15 सेकेंड, थर्ड है 15 से 20 सेकेंड और डी है 20 से 25 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 से 10 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सक्शन लगाने में बहुत सावधानी ज़रूरी होती है। इसे कभी 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो सकती है और दिल की धड़कन प्रभावित हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच शुड बी सक्शन्ड फर्स्ट, माउथ और नोज, पहले किसे सक्शन करना चाहिए, मुंह या नाक को? इसका आंसर बी हो जाएगा, माउथ फर्स्ट देन नोज। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के तुरंत बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है सबसे पहले उसे सुखाना और हल्का स्टिमुलेट करना जरूरी होता है। हाउ मेनी टाइम्स एंड फॉर हाउ लॉन्ग शुड स्टिमुलेशन बी डन, यानी स्टिमुलेशन कितनी बार और कितने देर तक करना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 से 2 टाइम्स और 5 से 10 सेकेंड के लिए।
इसे ज़्यादा करने से बच्चे पे स्ट्रेस पड़ सकता है, इसलिए इसे 1 से 2 बार और 5 से 10 सेकेंड के लिए ही किया जाता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग द न्यूबॉर्न, यानी नवजात को सुखाने का क्या महत्व है। इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रिवेंट्स हाइपोथर्मिया। नवजात को जन्म के तुरंत बाद इसलिए सुखाया जाता है कि इसका मुख्य कारण यह है कि हाइपोथर्मिया यानी शरीर का ठंडा होने से रोकना। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसकी बॉडी टेम्परेचर जल्दी ही गिर सकती है, इसलिए तुरंत सुखाना जरूरी होता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से बचाव का पहला कदम क्या है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ड्राइंग एंड रैपिंग द बेबी। न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया रोकने का सबसे पहला स्टेप होता है उसे तुरंत सुखाना और गर्म कपड़े में लपेटना। इससे बेबी के बॉडी टेम्परेचर सुरक्षित रहती है और तुरंत बात करना या फैन के नीचे रखना गलत होता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वर्म चेन, वर्म चेन का पहला कदम क्या है। इसका आंसर ए हो जाएगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी वर्म चेन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी बच्चा सीधा माँ के छाती से लगे, इसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पिनिया एंड सेकेंडरी पिनिया। इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक एपिनिया उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करता है और द्वितीयक एपिनिया नहीं करता है। यानी जो प्राइमरी पिनिया है इसमें बच्चा रो के सांस रोक लेता है, लेकिन हल्की स्टिमुलेशन से फिर सांस लेने लगता है। लेकिन जो सेकेंडरी पिनिया है इसमें स्टिमुलेशन से भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है बच्चा, और इसके लिए इमीडिएटली रिससिटेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग एन पिनिया बेबी, पिनिया वाले बच्चे में पहला कदम क्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टिमुलेट द बेबी। जब बेबी एपिनिया में होता है तो सबसे पहले उसे हल्का स्टिमुलेट करते हैं, जैसे पैर या पीठ को जेंटली रब करके। इससे बेबी अक्सर खुद सांस लेना शुरू कर देता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न, यानी नवजात का सामान्य श्वसन दर कितना होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। हाउ इज रेस्पिरेशन ग्रेडेड इन अपगार स्कोर, यानी अपगार स्कोर में रेस्पिरेशन को कैसे ग्रेड किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, अपगार स्कोर में रेस्पिरेशन को 3 स्टेप में बांटा गया है, 0, 1 और 2। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन, यानी प्रभावी वेंटिलेशन का सबसे अच्छा संकेत क्या है। इसका आंसर ए हो जाएगा, हार्ट रेट इम्प्रूवमेंट। जब हम बेबी को वेंटिलेट करते हैं तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि हार्ट रेट बेबी का बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा सही से ऑक्सीजन ले रहा है। When should बैग एंड मास्क वेंटिलेशन बी स्टार्टेड, बैग और मास्क वेंटिलेशन कब शुरू करना चाहिए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इसमें बैग और मास्क वेंटिलेशन तभी शुरू करना चाहिए जब बेबी की हार्ट रेट 100 से कम हो या बच्चा सांस नहीं ले रहा हो, तभी इसको यूज करते हैं। पीपीवी प्रति मिनट कितनी दर से दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। पीपीवी के बाद एचआर कितने सेकंड में सुधार होने चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा,
30 से 60 सेकेंड। जब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं तो हार्ट रेट 30 से 60 सेकेंड के अंदर बढ़ना चाहिए। अगर इस समय में हार्ट रेट नहीं बढ़ता है तो आगे की स्टेप जैसे चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना चाहिए। ऑक्सीजन कब दिया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल तभी जब शिशु को सांस लेने में तकलीफ हो या ऑक्सीजन संतृप्ति कम हो। यानी जब बेबी नॉर्मल तरीके से सांस नहीं ले रहा हो उसकी वक्त ऑक्सीजन लगाना चाहिए। नवजात पुनर्जीवन में कौन सा अनुशंसित है, रूम एयर या 100% ऑक्सीजन? इसका आंसर ए हो जाएगा, नॉर्मल ऑक्सीजन ही सबसे रिकमेंडेड है। हमेशा 100% ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूम एयर से भी हार्ट रेट और ऑक्सीजनेशन अच्छे से इम्प्रूव होता है। चेस्ट कंप्रेशन कब शुरू करना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, इफ़ हार्ट रेट स्मॉलर दैन 60 पर मिनट आफ्टर 30 सेकेंड और इफेक्टिव पीपीवी। यानी चेस्ट कंप्रेशन तभी शुरू करना चाहिए जब बेबी की हार्ट रेट 60 मिनट से कम हो और आप 30 सेकेंड तक इफेक्टिव पीपीवी दे चुके हों। ऐसे डायरेक्ट कंप्रेशन शुरू करना नहीं चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन का सही स्थान कहाँ है? इसका आंसर डी हो जाएगा, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। चेस्ट कंप्रेशन नवजात में स्टर्नम के लोअर थर्ड पर देना सही है। इससे हार्ट के ऊपर सही फोर्स अप्लाई होता है और सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। चेस्ट कंप्रेशन की गहराई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1/3 ऑफ द चेस्ट डायमीटर। यानी चेस्ट कंप्रेशन तब तक दी जाती है जब तक चेस्ट का लगभग 1/3 हिस्सा दबे। इससे हार्ट पर सही दबाव पड़ता है और सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ज़्यादा गहरी कंप्रेशन करने से चोट लग सकता है, इसलिए हमेशा आप लोग याद रखिए 1/3। नवजात में कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, 3:1। चेस्ट कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो रेशियो हमेशा 3:1 होता है, यानी 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन। यह रेशियो हार्ट और लंग्स दोनों को ठीक से ऑक्सीजन देने में मदद करता है। कौन सी तकनीक बेहतर है, एक उंगली या 2 अंगूठा तकनीक? इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 थंब। चेस्ट कंप्रेशन के लिए 2 थंब टेक्निक सबसे इफ़ेक्टिव होती है। इससे फोर्स बेहतर लगती है और हार्ट पर सही दबाव पड़ता है। 1 फिंगर टेक्निक केवल इमरजेंसी में ही यूज होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट कंप्रेशन की दर कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, 90 कंप्रेशन पर मिनट। चेस्ट कंप्रेशन की रेट लगभग 90 पर मिनट होती है। इससे वेंटिलेशन के साथ मिलाकर दिया जाता है, यानी 3 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन का रेशियो। इससे हार्ट और लंग्स दोनों ही सही तरीके से ऑक्सीजन मिलती है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताएं हम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीआर के दौरान कितने सेकेंड बाद एचआर का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए? इसका आंसर बी हो जाएगा, एवरी 30 सेकेंड पे। सीपीआर के दौरान हार्ट रेट हर 30 सेकेंड में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे पता चलता है कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन कारगर है या नहीं, या एचआर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आगे की रिससिटेशन स्टेप तुरंत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट रिकॉइल क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अलाउज हार्ट टू रिफिल विथ ब्लड। चेस्ट रिकॉइल यानी हर कंप्रेशन के बाद चेस्ट को पूरी तरह रिलीज करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हार्ट फिर से ब्लड भर सके।
अगर रिकॉइल ठीक से नहीं होगा तो सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, कंप्रेस और फिर पूरी तरह रिलीज करना क्रिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोनेटल रिससिटेशन में सबसे अधिक प्रयुक्त दवा कौन सी है? इसका आंसर ए हो जाएगा इनेफ्रिन। नियोनेटल रिससिटेशन में सबसे कॉमनली यूज जो ड्रग है वो है इनेफ्रिन। इसे तभी दिया जाता है जब बेबी की हार्ट रेट बहुत कम हो और इफेक्टिव वेंटिलेशन के बाद भी इम्प्रूव न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेफ्रिन की अनुशंसित आईवी खुराक कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए 0.01 से 0.03 mg और पर केजी के हिसाब से देना चाहिए। इस डोज को तभी दिया जाता है जब हार्ट रेट 60 मिनट से कम हो और वेंटिलेशन के बाद भी सुधार नहीं हो। तो ज़्यादा डोज देना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा सही डोज आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेफ्रिन किस डाइल्यूशन में दिया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा 1:10,000, यानी ये डोज 1:10,000 डाइल्यूशन में दिया जाता है। यह सुरक्षित डोज है और सबसे पहले सही असर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिकल वेन से दवा कब दी जाती है? इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें अगर नवजात को तुरंत रिससिकेट करना है और आईवी एक्सेस उपलब्ध नहीं है तो ड्रग्स अम्बिलिकल वेन के माध्यम से दी जाती है। यह तेज़ और सुरक्षित तरीका है इमरजेंसी में काम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एचआर पर इनेफ्रिन दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्मॉलर दैन 60 पर मिनट आफ्टर 30 सेकेंड और इफेक्टिव वेंटिलेशन। इनेफ्रिन तभी दिया जाता है जब नवजात की हार्ट रेट 60 मिनट से कम हो और 30 सेकेंड तक इफेक्टिव वेंटिलेशन देने के बाद भी सुधार न हो। इससे हार्ट रेट जल्दी और सुरक्षित तरीके से इम्प्रूव होता है। इसीलिए पहले वेंटिलेशन ट्राई किया जाता है और फिर इनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेफ्रिन कितनी बार दोहराया जा सकता है? इसका आंसर बी हो जाएगा एवरी 3 से 5 मिनट्स अगर ज़रूरत हो तो। अगर पहली ही डोज से हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं होता है तो इनेफ्रिन हर 3 से 5 मिनट में रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डोज देने से बच्चे पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये 3 से 5 मिनट पर इंटरवल सेफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सलाइन बोलस कब दिया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा सदमे या संदिग्ध हाइपोवोलेमिया के मामलों में। इसमें नॉर्मल सलाइन बोलस तब दिया जाता है जब नवजात में शॉक हो या सस्पेक्टेड हाइपोवोलेमिया हो। इसका मतलब है कि बच्चा प्रॉपरली परफ्यूज नहीं हो रहा है। इसमें रूटीन फ्लूइड या हर बच्चे को नहीं दिया जाता है। तो इसमें याद रखिए, ओनली शॉक या हाइपोवोलेमिया में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम एक्सपेंडर की खुराक कितनी होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा 10 ml पर केजी ओवर 5 से 10 मिनट। बेबी में अगर वॉल्यूम एक्सपेंडर देना हो तो डोज 10 ml पर केजी धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में दी जाती है। इससे बेबी की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और हार्ट रेट ओवरलेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैलोक्सोन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा इफ़ नियोनेटल डिप्रेशन इज़ ड्यू टू मैटरनल ओपियोइड यूज। यानी नैलोक्सोन तब दिया जाता है जब नवजात बच्चा मैटरनल ओपियोइड यूज की वजह से डिप्रेस्ड हो। यह ड्रग ओपियोइड्स के असर को जल्दी से हटाता है और बेबी की ब्रीथिंग इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट कब दिया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा
लंबे समय तक पुनर्जीवन के दौरान गंभीर चयापचय अम्ल रक्तता के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तब दिया जाता है जब बच्चे में सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो और रिससिटेशन लंबी चल रही हो। इसे रूटीन या हर नवजात को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकोनियम स्टैंड लिक्वर में सक्शन कब करना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल तभी जब शिशु सक्रिय न हो, रो न रहा हो, मांसपेशियों की टोन कमज़ोर हो या उदास न हो। अगर न्यूबॉर्न बेबी विगोरस है यानी ज़ोर से रो रहा है और मसल टोन ठीक है तो सक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेकोनियम स्टैंड लिक्वर में सक्शन केवल तब करना चाहिए जब बेबी डिप्रेस्ड हो यानी रो नहीं रहा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा रो रहा है और HR ग्रेटर देन 100 है तो क्या करना चाहिए? इसका आंसर बी हो जाएगा, नियमित देखभाल और निगरानी। दोस्तों, अगर न्यूबॉर्न बेबी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और हार्ट रेट 100 मिनट से ऊपर है तो इसका मतलब है कि बेबी ठीक है। इस सिचुएशन में सिर्फ रूटीन केयर और ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। किसी तरह की रिससिटेशन या ड्रग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्पिंग नवजात का प्रबंध क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बैग और मास्क का तुरंत वेंटिलेशन शुरू करें। अगर न्यूबॉर्न बेबी गैस्पिंग कर रहा है इसका मतलब है कि बेबी इफेक्टिवली सांस नहीं ले रहा है, तो ऐसे में तुरंत बैग एंड मास्क वेंटिलेशन शुरू करना चाहिए। इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन या ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HR 60 से कम है और PP भी प्रभावी है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिससिटेशन के दौरान सबसे आम गलती क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, डिलेड और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। इसमें सबसे आम गलती है डिलेड या इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी बच्चा अगर ठीक से वेंटिलेट नहीं होता है तो हार्ट रेट और ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं होती है। इसलिए हमेशा सही समय पर और इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन देना सबसे ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिससिटेशन के दौरान किस कदम पर सबसे अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, स्टार्ट वेंटिलेशन। रिससिटेशन में सबसे ज़रूरी स्टेप है वेंटिलेशन। इसे जल्दी और इफ़ेक्टिवली शुरू करना चाहिए। कॉर्ड कट, बाथिंग या ड्रग्स ये सब बाद में किया जा सकता है, लेकिन वेंटिलेशन डिले होने से बेबी के ऑक्सीजनेशन और हार्ट रेट जल्दी इम्प्रूव नहीं होती है और बाद में सीरियस सिचुएशन हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले वेंटिलेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ एस्फिक्सिया का सबसे आम कारण क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पेरिनेटल हाइपोक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया का सबसे आम कारण है पेरिनेटल हाइपोक्सिया, यानी बच्चा जन्म के समय पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवियर बर्थ एस्फिक्सिया का परिणाम क्या होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइपोक्सिक इसेमिक इंसेफालोपैथी। अगर न्यूबॉर्न में सेवियर बर्थ एस्फिक्सिया होती है तो इसका सबसे गंभीर परिणाम हो सकता है HIE। इसमें ब्रेन इंजरी होती है और लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट पर अपगार स्कोर 3 से कम का क्या अर्थ है? इसका आंसर ए हो जाएगा, गंभीर जन्म श्वास रोध के लिए गहन पुनर्जीवन की आवश्यकता। इसमें न्यूनतम रिससिटेशन में सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि हार्ट रेट का सुधार, चाहे बेबी रो रहा हो या चेस्ट राइज दिख रहा हो,
अगर हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं होता है तो रिससिटेशन इफेक्टिवली नहीं माना जाती है। अगर 5 मिनट पर अपगार स्कोर 3 से कम है तो इसका मतलब है कि न्यूबॉर्न गंभीर एस्फिक्सिया में है और इंटेंसिव रिससिटेशन की ज़रूरत है। तो इसमें याद रखिए 5 मिनट पर अपगार स्कोर 3 से कम है तो यह इमरजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिससिटेशन में सबसे महत्वपूर्ण सफलता संकेत क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट इन हार्ट रेट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि हार्ट रेट का सुधार हो जाना, चाहे बेबी रो रहा हो या चेस्ट राइज दिख रहा हो। अगर हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं होता है तो रिससिटेशन इफेक्टिव नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनेटल केयर में गोल्डन आवर से क्या मतलब है? इसका आंसर बी हो जाएगा, जन्म के बाद के पहले 60 मिनट स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी गोल्डन आवर का मतलब है जन्म के पहले 60 मिनट जो नवजात के लिए सबसे क्रिटिकल होता है। इस समय में सही रिससिटेशन, थर्मल केयर और अर्ली फीडिंग इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रभावी रिससिटेशन के बाद कितनी देर तक निगरानी करनी चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, कम से कम पहले कुछ घंटों तक निरंतर निगरानी। यानी जब नवजात का रिससिटेशन इफेक्टिव हो जाता है तब बेबी को लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, खासकर फर्स्ट फ्यू आवर्स में। यानी उस 1 घंटे में हार्ट रेट, रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन को देखना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसे देखी जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 सबसे इम्पोर्टेंट MCQ मिडवाइफरी सब्जेक्ट के रिससिटेशन ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न टॉपिक के। अगर आप इनको ध्यान से रिवाइज करते हैं तो NM 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें और क्लास देखनी है और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।